My name is Priya Vermani and I'm your social science teacher. So welcome back मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों. हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. लास्ट सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग था. अरे न्यू लर्नर्स परेशान मत हो, देखना है प्रीवियस सेशन. डोंट वरी, आप प्रेस कीजिए ये आई बटन. यहाँ प्रेस करने से बच्चा पार्टी आपको प्रीवियस सेशन मिल जाएगा. बड़ा मजा आया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने एनसीईआरटी के, राइट. लेकिन थक गए थे पढ़ते पढ़ते, तो हमने कहा क्यों ना एक किटकैट ब्रेक ले ली जाए. तो हमने ब्रेक ली और आज हम लोग आए हैं फ्रेश माइंड से वापस से, और हम लोग अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना है एक बहुत ही जरूरी काम, इज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म विच इज स्लेडू. ये काम करना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है. क्लियर है? चलिए. सो बच्चा पार्टी जी, आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. मेरा महामंत्र फॉलो किया था, ट्वाइस रीडिंग की थी. अभी पता लग जाएगा कितने पानी में हो. क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं. अगर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर से क्वेश्चन रीड करना, फिर से एनसीईआरटी रीड करना, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने आगे के क्वेश्चन से. क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. क्वेश्चन है बच्चों, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ये तो सबको पता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन तो चलती है. सो डू यू एग्री विद दिस व्यू? क्या आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स. कोई भी बात करने से पहले आपको उसका रीजन भी देना है. अगर आप एग्री करते हो तो रीजन दो, नहीं करते तो भी रीजन दो. चलो इसका आंसर देखना चाहते हो, आ जाओ पढ़ाई करते हैं. चलो. यस, बहुत बड़ा यस. वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. दिस वुड बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. आओ पढ़ते हैं पॉइंट्स. निकाल लो अपने अपने हथियार, खाली मत बैठो, ऐसे मत बैठ जाया करो मेरे सामने. निकालो हथियार, निकालो पेन, अपने हाथ का इस्तेमाल करो, निकालो रजिस्टर और अपना ग्रंथ एनसीईआरटी बुक भी निकालो. चलो तभी शुरू करूंगी मैं, वेट कर रही हूं. निकालो. निकाल ली? चलो शुरू करते हैं. पहला पॉइंट, देयर इज नो फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स. द वर्कर्स नॉर्मली वर्क 10 to 12 hours without paid overtime. बेचारे, कितने बेचारे हैं सच्ची में, 10 से 12 घंटे काम करते हैं और कोई ओवर टाइम भी नहीं मिलता. कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. बड़ी गलत बात है. दे डू नॉट गेट अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस. डेली वेजेस के अलावा उनको और कोई अलग से अलाउंसेस नहीं मिलते. गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द लेबरर्स आर नॉट फॉलोड देयर. गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है तो कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता. जॉब सिक्योरिटी तो भूल ही जाओ. Jobs are low paid and the workers in this sector are generally illiterate. इसीलिए तो जहां एजुकेशन नहीं होती वहां आप एक्सप्लॉयटेशन बड़े आराम से कर सकते हो. ठीक है. इग्नोरेंट है और अनऑर्गेनाइज्ड है. सो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू बार्गेन और सिक्योर गुड वेजेस. उनको पता ही नहीं है अपने बारे में सही या गलत. एजुकेशन हमें ये ताकत देती है कि हम अपने लिए सही और गलत का फैसला ले सकें. Being very poor, they are always heavily in debt. So they can be easily made accepted to lower wages. वो ये सोचते हैं यार कुछ तो है, अपने भूखे बच्चों को खाना तो खिलाओ, इसलिए वो एक्सेप्ट कर जाते हैं इवन लोअर वेजेस पर भी. ठीक है. तो ये जो वर्कर्स हैं बच्चा पार्टी जी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इनको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लॉयटेशन झेलनी पड़ती है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. How are the activities in the economy classified on the basis of employment condition? जी कैसे क्लासिफाई किया है एक्टिविटीज को? आ जाओ देखते हैं इसका आंसर. On the basis of employment conditions, the activities in the economy are classified into organized and unorganized sector. बिल्कुल. organized sector क्या होता है? ये sector कहता है it covers those enterprises which are registered by the government, which are registered by the government and have to follow its rules and regulations. For example, हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, गेल एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें दे सकते हो जो गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है. अब ये बात आपको लिखनी है, ठीक है, कि दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है यहाँ पर, लेकिन इस सेक्टर में सभी का सभी कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में होता है? गवर्नमेंट के हाथ में. ठीक है. उसके बाद आ रहा है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इट इंक्लूड्स दो स्मॉल या स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर. दो देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नेवर फॉलोड.
For example, casual workers in the construction shops, in this sector there is no job security and the conditions or employment are also very tough. तो हमने देखा था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने देखा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी परेशानी होती है वर्कर्स को, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस है ये भी बहुत ही मुश्किल है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितना भी टर्म्स एंड कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट का वो बिल्कुल ही फिक्स्ड है, अच्छे हैं, ठीक है, बेटर है। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस कहाँ बेटर है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। कहाँ ज्यादा खराब है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलो पढ़ते हैं क्या कंडीशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर की और क्या कंडीशन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। बच्चों ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ये तीनों क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने कर लिए तो इसका कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में फिक्स, परफेक्ट। चलो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अलग अलग। कैसे? द ऑर्गेनाइज सेक्टर, यहां पर कंपनी किसके पास रजिस्टर्ड है? गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट के पास है तो भैया सब कुछ बढ़िया बढ़िया मिलता है। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ मिलता है जॉब सिक्योरिटी, यहाँ मिलते हैं पेड हॉलीडेज, पेंशन मिलती है जी, हेल्थ मिलता है बढ़िया, और बहुत सारे बेनिफिट्स है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा पे मिलता है उनको ओवर टाइम का, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसको अगर हम कंपेयर करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पर इज अ होस्ट ऑफ ऑपोजिट्स। कितनी बढ़िया लाइन है, लिख लो ना यार, पेन को यूज तो करो, इंक खत्म तो करो, रजिस्टर खोल डालो, लिख डालो, ठीक है। यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं, कोई पेड हॉलीडेज भी नहीं है जी, पेंशन तो भूल ही जाओ, रिटायरमेंट पे कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ भी नहीं, अनफिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, नो गारंटी ऑफ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, कुछ नहीं मिलता, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं है। तो ये हमने सीखा किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है बच्चा पार्टी जी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर है? अब गलती मत करना, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड पेपर में, आप पूछोगे पूछ बेटा क्या पूछते हैं, सब आता है मेरे को। डन जी? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2005। बच्चों क्वेश्चन तो आना ही आना है, बता रही हूं, आना ही आना है। लिख लो, कहीं पर रिमाइंडर डाल लो, कुछ भी कर लो, आना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं मार्क करती हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक आधा क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है बच्चा पार्टी। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग द नरेगा 2005, जिसको हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रट लो, याद कर लो, जो मर्जी करो, लेकिन करना है। is to implement the right to work, काम करने का अधिकार, right to work. The act has to be implemented in 200 districts. Under this act, वो सभी जो काम कर सकते हैं और एक्चुअली काम की नीड में है, they will have been guaranteed कितना 100 days of employment in a year by the government. गवर्नमेंट कहती है हम देंगे, क्यों परेशान होते हो, काम करना चाहते हो, विलिंग हो, जरूरत है तो हम देंगे तुम्हें 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट। इफ द गवर्नमेंट फेल्स, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी को निभाने में, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर वो नहीं भी देती है एम्प्लॉयमेंट तो भी गवर्नमेंट आपका हाथ नहीं छोड़ेगी और आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी। द टाइप ऑफ वर्क that would in future help to increase the production from land will be given preference under this act. So ये पांचों पॉइंट्स अगर नरेगा पूछा जाता है तो आप लिख कर आओगे, छोड़ोगे नहीं कोई भी पॉइंट को। तो याद कर लो अच्छे से, समझ में तो आपको आ गया है, और अगर समझ में आ जाए तो चीजों को लिखना आसान होता है। तो ये पांचों पॉइंट्स आप लोग इस आंसर में लिख कर आएंगे बच्चा पार्टी जी। ये 5 पॉइंट्स मुझे चाहिए आपके आंसर में, ठीक है जी। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसका ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे पूरे हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। नोट डाउन कर लो कि ये क्वेश्चन आ सकता है। डन? चलिए बढ़ते हैं आगे। यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एक्टिविटीज एंड द फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आ जाओ पढ़ते हैं इसके बारे में। इन द प्राइवेट सेक्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल, गवर्नमेंट नहीं, whereas in the public sector industries are owned by the government. Private sector give emphasis on earning profit rather than
कंसिडर द बेनिफिट्स एंड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ये है हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट सेक्टर के बारे में। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ होता है अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी एम्प्लॉय का बेनिफिट या इंटरेस्ट ये कंसिडर नहीं करते। चलिए, पब्लिक सेक्टर ऑन द अदर हैंड वर्क्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द पब्लिक एंड टू अर्न प्रॉफिट एट द सेम टाइम। दोनों, आप पब्लिक को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करोगे और साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न करोगे। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंक्लूड बैंक है आपके, हॉस्पिटल्स है, रेलवेज है अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर है हमारी आईटी कंपनीज, हमारे मॉल्स, हमारे शोरूम्स एटसेट्रा। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन था, आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। प्राइवेट एंड पब्लिक, नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है, कोई ऐसा कोई अलग से या कोई खतरनाक सा कोई इसका मीनिंग नहीं है। पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ये गवर्नमेंट करती है बेनिफिट के लिए, ये करते हैं प्रॉफिट मेकिंग। डन है जी। एग्जाम्पल आप लोग भर भर के लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपने हिसाब से इसमें आप एग्जाम्पल कोड कर सकते हो। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। 19th क्वेश्चन आ रहा है, फिर आ गया टेबल वाला, अच्छा लगता है टेबल वाला, चलो सॉल्व करते हैं। डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल गिविंग एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बच्चा पार्टी जी, चलो इसको आप लोग ट्राई करो कि पब्लिक सेक्टर में वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और बैडली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में। चलो आ जाओ, इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करो और लिखो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आ गई बारी कमेंट सेक्शन की, क्रिएटिव बॉक्स की हमारी। लिखो पब्लिक सेक्टर का कौन सा ऐसा है वेल मैनेज, हम लिख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, डीएमआरसी, राइट, वेल मैनेज्ड है, ठीक है जी। और बैडली मैनेज हम कह सकते हैं हमारे हिसाब से एयर इंडिया, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में हम कह सकते हैं वेल मैनेज, जैसे कि रिलायंस मोबाइल। अब इसमें आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं जो आपको ठीक लगता हो, ठीक है, कि कौन सा पब्लिक सेक्टर का वेल मैनेज है और कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैडली मैनेज है। अब प्राइवेट सेक्टर का वेल मैनेज में कह रही हूँ रिलायंस और बैडली मैनेज में कह सकती हूँ एग्जाम्पल जैसे सत्यम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप इसको अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर का वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक सेक्टर का बैडली मैनेज है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होगा, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, तो अपने हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हो और इसमें एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे। Give a few examples of public sector activities and explain why the government has taken them up. चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। A few examples of public sector activities are provision like of water है, electricity है, transport है, बैंक है, ये सभी है public sector के examples। अब गवर्नमेंट ने इन्हें क्यों लिया? the government has taken up them to make it sure that all the people of the country can enjoy these facilities at। अब ये वर्ड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखोगे तो टीचर मार्क्स काटेगी, मैं भी होगी तो मैं भी काटूंगी। फैसिलिटीज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो ये चीज तो कभी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट। और प्रॉफिट में अगर आप अफोर्डेबल प्राइसेस पर दोगे तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? ये काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, ताकि सब लोगों के पास इट इज अवेलेबल टू ऑल, right, और affordable prices पे। These public sector activities are set for the betterment of the public itself, ठीक है, betterment of the, जो private sector का मोटो तो कभी नहीं हो सकता। Providing these facilities to its citizen is the responsibility of the government। ये काम कौन करेगी? सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? गवर्नमेंट ही कर सकती है। Affordable prices available to all benefit, ये सब गवर्नमेंट कर सकती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो भूल जाओ, वो कभी नहीं करेंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। बिल्कुल, पब्लिक सेक्टर तो बहुत ही धमाकेदार तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इन द फॉलोइंग वेज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। कैसे भैया जी? पहला आ रहा है पॉइंट, it promotes rapid economic development through creation and expansion of infrastructure। क्योंकि ये गवर्नमेंट ही है जो सबके बेनिफिट के लिए काम करेगी, एक्सपेंशन के लिए, क्रिएशन ऑफ एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लोगों के लिए निकालती है। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर development। It is ensuring equality of income, wealth and thus a balanced regional development।
It encourages development of small, medium and cottage industries. It ensures easy availability of goods at moderate rates. ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, प्राइवेट तो कर ही नहीं सकती. Contributes to community development, बिल्कुल सब लोगों के लिए collectively, जिसको आप कह सकते हो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और गवर्नमेंट ही है जो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी सब लोगों के पास, फॉर ऑल. अब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना कि सबको अंडरटेक करती है. गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती तुम्हें मिलेगा जी, तुम्हें नहीं मिलेगा, ये वाली लोकेलिटी को मिलेगा, ये वाली स्टेट को नहीं मिलेगा, इस रीजन को मिलेगा, उस रीजन को नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट के लिए सब बराबर, सबको प्रोवाइड करती है वो. इसीलिए वो कम्युनिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करती है. ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, गवर्नमेंट सबके पास पहुंच जाती है. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? तो पब्लिक सेक्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रमोट करती है, कंट्रीब्यूट करती है हमारे डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 22. The workers in the unorganized sector need protection on the following issues. कौन कौन से? वेजेस है, सेफ्टी है, हेल्थ है. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल. अब जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं बड़े ही परेशान है क्योंकि कुछ नहीं मिलता. नो जॉब सिक्योरिटी, नो पेड हॉलीडेज, नथिंग एज सच. ओवर टाइम भी कुछ पे नहीं होता है. ठीक है, तो किस तरीके के ये जो 3 इश्यूज है, वेजेस है, सेफ्टी और हेल्थ है, ये चाहते हैं वो लोग. आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में. चलिए, पहला आ रहा है वेजेस. अब ये जो लेबरर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनके पास कोई फिक्स्ड इनकम बच्चों नहीं होती. ठीक है, एंड दे नियरली मैनेज टू अर्न देयर लिविंग. बड़ी ही मुश्किल से गुजरते हैं. दे आर नॉट एम्प्लॉयड ऑल थ्रू द ईयर. ठीक है, कई बार है जॉब, कई बार नहीं है. एग्जाम्पल है हमारे वेंडर्स, कॉबलर्स, प्लम्बर्स एक्सेट्रा. प्रॉपर एंड फिक्स वेजेस शुड बी गिवन टू दीज वर्कर्स. इनको भी मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन ग्रो एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ कंट्री. ठीक है बच्चा पार्टी जी? उसके बाद है सेफ्टी. सेफ्टी तो भूल ही जाओ. Workers in the unorganized sector are not provided a safe and a healthy working environment. For example, people working in the mining and the chemical industries, and there is no job security in this sector. Rules and laws should be there to provide such workers with safe and secure working life. उनको भी मिलना चाहिए, राइट? अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो क्या उन्हें अच्छी वेजेस नहीं चाहिए, राइट? क्या उन्हें सेफ्टी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए. तो प्रोविजंस होने चाहिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इन दोनों की चीजों के लिए. ठीक है बच्चा पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब हम देखते हैं हेल्थ के बारे में. ये जो वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, दे आर गिवन नो मेडिकल सिक्योरिटी और कोई छुट्टियां भी नहीं है उनके पास सिकनेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर नो हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. सो ये होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम मानते हैं, लेकिन है तो इंसान ही ना, काम ही कर रहे हैं. ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए कि यहाँ के वर्कर्स को भी जो है प्रॉपर उनको वेजेस मिले. ठीक है, और उनकी हेल्थ फैसिलिटी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए और उनकी सेफ्टी के बारे में भी हमें सोचना चाहिए. तो बढ़िया तरीके से प्रोविजंस लेने चाहिए फॉर देयर गुड वेजेस, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर सेफ्टी. क्लियर है बच्चे पार्टी जी? चलिए बढ़ते हैं आगे. अब क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है. अ स्टडी इन अहमदाबाद found that out of 15 lakh workers in the city, 11 lakh worked in the unorganized sector, and the total income of the city in this year 1997-98 was rupees 60,000 million. Out of this, rupees 32,000 million was generated in the organized sector. इसको आप प्रेजेंट कीजिए एक टेबल की फॉर्म में. and what kind of ways should be thought of for generating more employment in the city. चलो आ जाओ देखते हैं, टेबल बनाते हैं, इसका बड़ा मजा आएगा. ये आ रहा है आप लोगों के सामने, ये टेबल आ रहा है बच्चों. नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा है आपको, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और टोटल भी दे रखा है. जैसे 4 लाख है, 11 लाख है और 15 लाख टोटल है. इनकम यहाँ आ रहा है 32 मिलियन, 28 मिलियन, तो टोटल आपको कर रखा है 60,000 मिलियन. ठीक है बच्चा पार्टी जी? ये टेबल की फॉर्म में हमने इसे बना दिया. अच्छे से आप इसको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आप टेबल बनाइए, हर एक चीज को इसको प्रेजेंट कीजिए. अगर टोटल दे रखा है तो यूज योर मैथ्स कंसेप्ट, तो उसका इंडिविजुअल आप माइनस करके निकाल सकते हैं. ठीक है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डेटा that though a large portion of the workers are involved in the unorganized sector, हमें पता है बहुत सारे जो हैं वो unorganized sector में है. the per capita income earning is more in the organized sector. thus ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, it should encourage the entrepreneurs in the unorganized sector to change them into organized sector. For this, government must provide loans and aid to companies transferring from unorganized to
ऑर्गेनाइज सेक्टर। या तो तुम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे ही ठीक कर दो, नहीं कर सकते तो उसको ऑर्गेनाइज बना दो, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करो। अगर गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करोगे तो उनका भी ये सभी चीजें ठीक तरीके से हो जाएगी। तो गवर्नमेंट एक तरीके से मदद करे, लोन प्रोवाइड करे, एड प्रोवाइड करे ऐसी कंपनीज को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्लियर है बच्चे पार्टी जी? चलिए अच्छे से समझ आया? टेबल बना लोगे? राइट, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 24, अगेन टेबल। अब तो मैं टेबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में ना तुम लोगों की भी मास्टरी होगी, मेरी भी मास्टरी होगी, है ना? चलो आ रही है ये टेबल शो कर रही है आपको। जीडीपी दे रखी है इन रुपीज करोड़ बाय द 3 सेक्टर्स, हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। 2000 में 2013 में कुछ फिगर्स आपको दे रखा है। वो कह रहा है कैलकुलेट द शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी फॉर 2000 एंड 2013, शो द टेबल एज अ बार डायग्राम सिमिलर टू ग्राफ 2 इन द चैप्टर। बना हुआ है, आप चेक करना अपनी बुक में, ठीक है? और उसके बाद व्हाट कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द बार ग्राफ। बच्चा पार्टी जिसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको एक बता देती हूँ, समझा देती हूँ। देखो जैसे पहला आ रहा है 2000 की बात अगर करूं तो 52,000 आ रहा है ना, तो देखो 52,000, ठीक है, डिवाइड कर लो इन तीनों के टोटल का, ठीक है, जो कि आएगा 2,34,000, ठीक है? तो इसकी परसेंटेज आएगी बच्चों 22.22। ऐसे ही आपको सबका निकालना है, ठीक है? 52,000 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, 48,500 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ऐसे ही टर्शरी सेक्टर का। सिमिलरली आपको 2013 का भी, 2013 में प्राइमरी सेक्टर का, 2013 में सेकेंडरी सेक्टर का और फिर टर्शरी सेक्टर का, तीनों का आपको शेयर निकालना है जीडीपी का। आंसर देखना चाहते हो आप लोग? कैलकुलेट करो और इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दो। सही आंसर को देने वाली हूं मैं मेडल, निकालो अपना, राइट? इसको कैलकुलेट करो। चलो हम देखते हैं इसका आंसर बच्चा पार्टी जी। ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ना, इन 2002 आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, मैं देख रही हूँ। सही आंसर को मेडल भी दे रही हूँ। प्राइमरी सेक्टर का आ रहा है बच्चों, क्रॉस चेक कीजिए, 22.22%। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आ रहा है 20.73%। शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर आ रहा है 57.04%। और 2003 में शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर आ रहा है 13.94%। शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर आ रहा है 18.70%। शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर आ रहा है 67.36%। यूज योर मैथ्स कंसेप्ट, ठीक है? एक पर्टिकुलर सिंगल का डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100, आपको उससे क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। क्लियर है बच्चा पार्टी जी? चलिए अब इसी को हम बार डायग्राम में देखते हैं। आने वाला है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। देखो जी, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी अगर आप देखो 2000 और 2013 का इस तरीके से प्रेजेंट आपको करना है। और इसमें जितना आपने आंसर निकाला 22.2, तो नियर अबाउट इसको दिखा रखा है। प्राइमरी सेक्टर को ग्रीन कलर से शो कर रखा है, सेकेंडरी को येलो और टर्शरी को पर्पल से शो कर रखा है। ये है हमारा वो बार डायग्राम, ठीक है? चलिए वी कैन ड्रॉ, अब इससे कुछ कंक्लूजन है दैट द शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, while that of primary sector has almost half. The secondary sector has grown up about 2% in the last 13 years. इसके बाद जो आपने इस टेबल में बनाया उसी की कंक्लूजन्स आपको इसमें लिख के दिखानी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, सही तरीके से गलती मत कीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद उसको डायग्राम में आप प्रेजेंट कीजिएगा, बार ग्राफ में उसको आप प्रेजेंट कीजिएगा और उसके कंक्लूजन्स आप उसमें लिख के दिखाइएगा। अब ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं, सेम नंबर्स तो नहीं आते, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके उसके कंक्लूजन्स आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे पार्टी जी? अच्छा था ना क्वेश्चन? बड़ा इंटरेस्टिंग था, है ना? चलो आगे क्या बढ़ना है भैया जी, खत्म हो गया राइट? चलो बच्चा पार्टी जी, तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ा। थक गए हो? नहीं, बड़े स्ट्रांग हो, राइट? यार जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला सेशन होता है ना, मम्मा को बोला करो 2 रोटी फालतू खिला दे, ठीक है? ताकि आप लोग भी उतने ही एनर्जेटिक बैठो जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? मैं तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा के आती हूँ जब भी मुझे आप लोगों को पढ़ाने होते हैं, ये वाले क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने होते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी जी? चलिए तो हम लोगों ने अब ये चैप्टर कर लिया है खत्म, ठीक है? आपको समझ आ गया पूरा चैप्टर अच्छे से, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए सारे, बहुत सारे थे और हमने इन्हें सॉल्व कर लिए, अच्छे से सॉल्व किए। आप लोगों को समझ में आया कि हमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो दोबारा से पढ़ने की जरूरत है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अच्छे से आ गया। अब आप लोग इसको जजमेंट खुद कर सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी जी? लेकिन अब एक और चीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए क्विज, राइट? ये क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा बच्चों, और इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्या फायदा है इस क्विज का? आप लोगों ने मैम से सेशन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर लिए हैं, अब आप खुद से कीजिए। आप लोगों ने अपनी चेकिंग आप खुद से कीजिए, आपका रिजल्ट कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा, इट्स फॉर यू।
आप लोगों को समझ में आएगा कि हम कहाँ लैक करते हैं, कहाँ जरूरत है हमें वापस से इंप्रूवमेंट की। ठीक है, तो ये क्विज आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसको सॉल्व करके। और इसके फायदा भी ये है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ, अब मेरा ये चैप्टर पूरी तरीके से बोर्ड पेपर के लिए तैयार है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ भी आगे के लिए छोड़ें। राइट, सेशंस में ही मैं आपको क्वेश्चंस याद कराती हूँ, कंसेप्ट याद कराती हूँ बच्चा पार्टी जी। बस आप लोग जैसे मैं कराती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, वैसे ही फॉलो कीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी काम आपको जो करना है बच्चों, आपको फॉलो करना है मेरा महामंत्र। क्या है मेरा महामंत्र? इज टू डू ट्वाइस रीडिंग। एज यू ऑल नो, ट्वाइस रीडिंग कैन डू वंडर्स बच्चा पार्टी। ठीक है, तो अगर आप लोग ट्वाइस रीडिंग करते हैं, चलो मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ। पहला स्टेप ये है कि मैम के सेशन देखो अच्छे से, प्रॉपर अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। सेशन देखा, उसके बाद मैम कराती हैं आप लोगों को, बार बार बोलती हैं आपको कि भैया ट्वाइस रीडिंग दो, तो चैप्टर की ट्वाइस रीडिंग दे दो। चलो ट्वाइस रीडिंग दे दी, उसके बाद ज्वाइन करो आप मेरे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाला सेशन। राइट, वो भी आपने अच्छे से कर लिया, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मिलकर सॉल्व किए। उसके बाद आप करिए क्विज, ये है लास्ट स्टेप। अगर आप लोगों ने क्विज अच्छे से कर ली, फुल मार्क्स आ गए, तो चैप्टर तैयार है आप लोगों के बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपने फॉलो करनी है हर एक चैप्टर के लिए, टू ऑल। ठीक है बच्चा पार्टी जी, फॉलो करोगे ना? मेरे बच्चे मेरी बात जरूर मानते हैं, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं मेरे, है ना बच्चा पार्टी जी? तो ये काम आप लोगों ने करना ही करना है। राइट, अब हम लोग मिलने वाले हैं कल, सेम टाइम सेम प्लेस। राइट, नाउ हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। राइट बच्चा पार्टी, नाउ इट्स द टाइम टू से यू ऑल बाय। Bye for now. Please take care of yourself. Stay safe and be positive.